जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस प्रशासन। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ध्यान रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 23 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी जीके के 40 प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो दोस्त एग्जाम देकर आए हैं वो लोग आप इस आंसर को देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं, तथा जिनका एग्जाम नेक्स्ट फेज में होने वाला है वो इस वीडियो को देखें और देखें कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और उसको कवर करें। ठीक है, और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम योद्धा को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सम्राट अकबर से अहमदनगर की रक्षा के लिए किसको, चांद बीबी को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, चांद बीबी जो कि अहमदनगर की एक शासिका थी। ठीक है, और चांद बीबी अहमदनगर के निजाम हुसैन हुसैन शाह की बेटी थी। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चांद बीबी जो कि अहमदनगर की शासिका थी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे किस प्रकार की आपकी वीडियो मिलती रहे और आप अपना एग्जाम को है। अम्बेडकर नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट जो है आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि एयरपोर्ट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट। उसी प्रकार जो है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। ठीक है, और उसी प्रकार बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला इसी प्रकार का एक नया चार्ट, ठीक, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखेंगे, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका नई दिल्ली में है, तथा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका कोलकाता में है। ठीक है, और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में है। और शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था। दोस्तों, अरुणा आसफ अली के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ फहराया गया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो है एक मालवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यह जो है क्या है, इसका इस्तेमाल हैकर के द्वारा किया जाता है। किसी की पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ट्रोजन हॉर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि मालवेयर है, यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है। दोस्तों याद रखेंगे, अबिसिनिया जो है इथोपिया का, कहा किसका, तो इथोपिया का पुराना नाम क्या है, अबिसिनिया। ठीक है, अबिसिनिया का पुराना नाम इथोपिया है। ठीक है, और जिसकी राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा याद रखेंगे, अबिसिनिया इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सागा 220 क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सागा 220 जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे इसरो रखेंगे, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, और इसरो का स्थापना जो है 1969 में हुआ था। और सागा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया था, और इसका अनावरण जो है 2011 में उस समय इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रत्यूष और मिहिर ये दोनों भी सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इंडिया तेजी से काम करने वाला सुपर कंप्यूटर जो है अभी परम सिद्धि। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कौन है, परम सिद्धि। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दोस्तों पूछा गया है कि एकात्मक राज्य में डैश सरकार सभी शासकीय कार्य करती है। एकात्मक राज्य में दोस्तों सभी सरकारी शासकीय कार्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों यदि मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, तथा आप बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तथा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहे। जो भी दोस्त आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक, तथा
वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट किस विधि से पहुंचाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट जो है किसके द्वारा, तो ADSL, किसके द्वारा, ADSL के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पनामा पेपर लीक जो है 1970 के दशक में हुआ था और यह जो है मोसैक फोनसेका, ठीक है, पनामा पेपर लीक जो है किस कंपनी से संबंधित है, मोसैक फोनसेका। और यह डॉक्यूमेंट पनामा जो है कानूनी फर्म एक कारपोरेट सेवा प्रदाता कंपनी है जो कि 1917 में इसके द्वारा यह पनामा पेपर लीक संबंधित है। 70 कब, 1970 के दशक में। और कंपनी का ये जो कंपनी का नाम है मोसैक फोनसेका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केरल में ओणम पर्व पर किया जाने वाला फेस्टिवल स्पोर्ट्स कौन सा है। दोस्तों केरल में ओणम पर्व पर जो है नौका दौड़, कौन सा, नौका दौड़ जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, कौन से, ओणम पर्व के, ओणम पर्व पर कौन सा फेस्टिवल, तो नौका दौड़। ध्यान रखेंगे, तो इस प्रकार नौका दौड़ कहाँ होता है, तो केरल में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साल सागौन किस प्रकार के वृक्ष है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपके जो है वृक्षों से प्रश्न एक पूछे जरूर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार वृक्ष से जितने भी हैं उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, वन और वृक्ष से संबंधित प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह एक आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके उदाहरण हो जाएंगे साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेरा, आंवला, समेल, कुसुम, चंदन, ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। उसी प्रकार शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हो जाएंगे तेंदु, पलाश, आमतल, बैल, खैर, धावरा। ठीक है, और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन बबूल, बैर, खजूर, नीम, खैर, खेजरी, पलाश, घास इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा साल और सागौन जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में छपी थी। कब, कहाँ, तो आनंद मठ में छपी थी। ठीक है, यह जो है उस समय संस्कृत में लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आपका जनगण, और इसके रचयिता जो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसी प्रकार जो है आपका जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान जो है सन 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सबसे पहले गांव में 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले गांव में 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। इसको ध्यान रखेंगे, वो उस समय वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो जो कांग्रेस के 1937 के फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष। इस प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जीवों की कोशिका में बिना ऑक्सीजन की श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जीवों की कोशिका में बिना ऑक्सीजन की श्वसन प्रक्रिया जो है आपका अवायवीय श्वसन, कौन सा, अवायवीय श्वसन कहलाती है, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक की ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीजन के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है वायवीय श्वसन कहा जाता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। दोस्तों पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा को सन 1510 में छीना था। कब, 1510 में। और उनका अधिकार 19 दिसंबर 1961 तक गोवा पर अधिकार रहा। लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा रहा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 56वां संविधान संशोधन 1987 यानी 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है, वर्ष 1312 में गोवा में पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गोवा जो है पुर्तगाली से कब स्वतंत्र हुआ, 1961 में। और पुर्तगालियों ने 1510 में इस पर अपना अधिकार किया था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि ऐसी प्राणी जो कई वर्षों तक खोजने के बावजूद भी नहीं पाई जाती है उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसी प्रजाति जो कई वर्षों तक खोजने के बाद भी नहीं पाई जाती उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, विलुप्त। ठीक है, देख लेते हैं लुप्त प्राय किसे कहते हैं, लुप्त होने की स्थिति में हो या यदि वह पारिस्थितिकी परिस्थितियां तब उन्हें विलुप्त होने से नहीं बचाया जा सकता है उसे लुप्त प्राय कहा जा सकता है। ठीक है, जो यानी कि जिसे अब बचाना संभव हो उन्हें लुप्त प्राय कहते हैं, लेकिन जो कई वर्षों तक खोजने के बाद भी अपने
पारिस्थितिकीय स्थान में नहीं दिखे उन्हें विलुप्त कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से किसे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग से हानि पहुंचती ही है, उसके बाद प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से जो है हानि पहुंचती है, लेकिन ओजोन परत की बढ़ने से जो है पर्यावरण में हानि नहीं पहुंचती है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा विजय स्टैचू यानी कि सबसे बड़ा विजय स्तंभ कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जो कि राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा, ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत की स्मृति में विजय स्मारक का निर्माण किया, जो कि 1440 से 48 के बीच में बनाया गया था, जिसकी हाइट भी यहाँ दी गई है 37.19 मीटर, और जिसे चित्तौड़गढ़ के किले को देश का सबसे बड़ा दुर्ग भी कहा था, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ठीक, जो कि भारत का सबसे बड़ा विजय स्टैचू यानी कि विजय मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका अनाई मुडी होगा। ठीक है, कौन सा, अनाई मुडी। ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी उसी प्रकार गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि फीफा 2022 कहाँ पर होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे फीफा 2022 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में, ठीक है, यानी का था फ्रांस, कौन सा, चैंपियन फ्रांस यानी कि दूसरा बार जीता है, और रनर अप कौन सा रहा, दूसरा क्रोएशिया। ठीक है, और थर्ड प्लेस पर बेल्जियम, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन जो है रशिया में किया गया था, लेकिन वही 2022 में फीफा कहाँ होगा, तो ये आपका कतर में होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पेट्रोलियम निर्यातक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम के निर्यात में जो है दूसरे स्थान पर आपका देश हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, और पहले स्थान पर आपका सऊदी अरब है, और तृतीय स्थान पर आपका इराक है। ठीक है, और उत्पादन पूछे, उत्पादन में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस, और दूसरा स्थान पर सऊदी अरब। पेट्रोलियम के उत्पादन में दूसरा स्थान पर सऊदी अरब, तीसरा स्थान पर रूस है। उसी प्रकार जो है लार्जेस्ट सप्लायर में सबसे ज़्यादा सप्लाई यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा जो है कौन पेट्रोलियम देता है, तो सबसे ज़्यादा भारत को पेट्रोलियम इराक से मिलता है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है, सऊदी अरब। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रसिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका और एक चाइना है। ठीक है, जिसमें जो है आपका मलेशिया सही आंसर होगा कि मलेशिया इसमें नहीं है। कल पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो इसमें एक कनाडा भी ऑप्शन था, तो इसका कनाडा भी अस्थायी सदस्य नहीं है। एकमात्र एशियन कंट्री चाइना जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे अजंता गुफाओं में किस प्रकार का भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया था, जिसे टेम्पेरा भी कहा था। ठीक है, टेम्पेरा। ठीक है, ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया उसे भित्ति चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अधिकांश बोध के या बुद्ध के जीवनों से जुड़ी जातक कथाओं का कहानियां बताती है, और यह जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को याद रखेंगे। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे एक निबल में जो है कितने बाइट, तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसको याद रखेंगे एक निबल में 4 बिट्स होते हैं या हाफ बाइट। ठीक है, एक निबल में 4 बिट्स या हाफ बाइट। ठीक है, और एक क्रम में जो है आपका 2 बिट्स हो जाएगा, और एक बाइट में 8 बिट। ठीक है, उसी प्रकार एक बाइट में 8 बिट, एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स, और एक एमबी में 1024 केबी, और एक जीबी में 1024 एमबी। ठीक है, और एक टीबी में 1024 जीबी, एक टीबी में कितना हो जाएगा 1024 जीबी। ठीक है, और 1024 टीबी में एक पीटी होता है जो पेंटाबाइट। ठीक है, चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक आपका जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और सूरज का प्रकाश, यानी कि यहाँ पे जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड,
सनलाइट, ठीक है, और क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक। और इसका उत्पाद जो होगा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पूछा गया था, यानी कि CISR का फुल फॉर्म, तो CISR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को कहाँ, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। CSIR की स्थापना 1942 दिल्ली जो है। कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है। तो यूजर्स और कंप्यूटर सिस्टम के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य जो है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो हमारे निर्देशों और कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, और एंड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को हार्डवेयर का संचालन किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महलनोबिस योजना पर आधारित थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका महलनोबिस योजना पर आधारित थी। पहला पंचवर्षीय योजना आपका हैराल्ड मॉडल योजना पर आधारित थी, और तीसरा गॉडगिल पर, और तीसरी चौथा योजना के बीच एक योजना अवकाश पड़ा था जो 1966 से 69 के बीच था, ठीक है। और पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना जो है आपका DP धर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, DP धर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या होगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। और यह जो है 1874 के बर्न संधि के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में फर वन किससे संबंधित है। दोस्तों राजस्थान में फर वन जो है कपड़े के पर्दे लोक देवता के जीवन का चित्रण एवं वाचन होता है, ठीक है। फर चित्रांकन के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि तात्या टोपे किस वर्ष स्वतंत्रता आंदोलन यानी संग्राम के सेनानायक थे। दोस्तों याद रखेंगे, तात्या टोपे जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, ठीक है। और इन्होंने ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो परम 8000 जो कि 1991 में बना था। परम 8000 जो है 1991 में बना था। और विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है CDC 6600, ठीक है, जिसको जो है किसके द्वारा डिजाइन किया था, तो सीमुर क्रे के द्वारा। किसके द्वारा, तो सीमुर क्रे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि स्थूल कण ऊतक दृढ़ ऊतक किस प्रकार के ऊतक है। तो स्थूल कण ऊतक और एंड कोलेनकाइमा आर द मैकेनिकल टिश्यू, ये सभी जो है क्या है, किस प्रकार के टिश्यू है, तो मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। और अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और पेरोनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरोकाइमा जो है पेरो में जो है ऐसे ऊतक है जो कि दृढ़ता प्रदान करता है, पेरोनकाइमा जो लचीलापन प्रदान करता है, और जो है कोलेनकाइमा जो है आपका ये भोजन को संग्रहित करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार की जो है उत्पन्न होती है, जिसमें सामान्य ज्वार से 20% की अधिक होती है, ठीक है। यह जो है घटना अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है। लघु ज्वार घटना, लघु को जो है निप टाइड भी कहा जाता है और बृहद ज्वार को स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, लघु ज्वार को निप टाइड और बृहद ज्वार को स्प्रिंग टाइड, ठीक है। लघु ज्वार की घटना जो है जिस दिन सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, ठीक है। जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है समकोण बनाती है उस दिन निम्न ज्वार की घटना घटित होती है। और इस दिन जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है जल के अलग अलग दिशाओं में आकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय जो है उत्पन्न ज्वार औसत ज्वार से 20% कम उत्पादित होता है, ठीक। चलिए और प्रतिदिन जो है ज्वार भाटा पृथ्वी पर एक दिन में 2 बार आता है, ठीक। ज्वार 2 बार और भाटा 2 बार, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि साल्ट रॉक यानी कि सेंधा नमक को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सेंधा नमक को जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हेलाइट नामक खनिज से, किससे, हेलाइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है इंडो इस्लामिक नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार शहनाई जो है इंडो इस्लामिक नहीं है। बाकी ये तीनों जो है सितार, तबला और सारंगी जो है इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र है, लेकिन शहनाई जो है इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि भारतीय इस्लामिक। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट जो है आपका अंकलेश्वर है। कौन सा? अंकलेश्वर जो है ऑयल फील्ड साइट गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। और अन्य गुजरात के जो है ऑयल फील्ड साइट्स जो है लुनेज हो जाएगा आपका, कलोल हो जाएगा, नवेगाम, कोसांबा, कातना, बरकोल, ये सभी जो है गुजरात के ऑयल फील्ड साइट्स है। ठीक है, और गुजरात की प्रमुख रिफाइनरी जो कि है जामनगर है, जो कि रिलायंस कंपनी द्वारा ये संचालित है। ठीक, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस केस से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे 1973 में संपादित केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है संसद के संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए, यानी कि संविधान के मूल संरचना जो है उसमें जो है चेंजेज नहीं कह सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है, उसके तहत संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया सकता। ठीक है, यानी कि संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया सकते। किस केस में कहा गया था? तो 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 40 प्रश्नों को पूर्णतः देख लिया है, जो कि आपके 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे जिनका भी एग्जाम अगले फेज में है, आप लोग इस जो है एनालिसिस को जरूर देखें और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं और अपना जा करके इस उसके बाद एग्जाम दें, जिससे कि आपका एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे।